वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसे द डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोलैंड बार्थ्स। इस एसे को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी समरी को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसमें रोलैंड बार्थ्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इस एसे की बात करें तो एक्चुअल में ये जो एसे है ये पॉपुलराइज जो इनका कॉन्सेप्ट हुआ था वो 1967 में आया था। इन्होंने इस एसे में टेक्स्ट की बात की है कि जो टेक्स्ट होता है उसका मीनिंग रीडर बनाता है, ना कि जो कि लिखने वाला होता है, जो ऑथर होता है। इसमें इन्होंने डिफरेंट अपने व्यूज़ दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और अपने आर्गूमेंट्स को उन व्यूज़ और कॉन्सेप्ट्स को देकर सपोर्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने राइटर की बात करें तो उनकी हम लोग बर्थ की बात करते हैं, रोलैंड बार्थ्स की, जो कि 1915 में इनकी बर्थ हुई थी और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। जो कि फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट थे, एसेइस्ट थे, फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे और सिम्योटिशियन थे। इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं उसके अंदर साइंस सिस्टम को डिस्कस किया और जो वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर है उसको इन्होंने डिस्कस किया। और साथ ही साथ अगर बात के हम लोग इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो 1957 में इनकी कलेक्शन आई थी ऐसे की, जो कि थी मिथोलॉजीज। उसके बाद इन्होंने पॉपुलर कल्चर पे बात की और 1967 में इनका वर्क आया था द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसके अंदर इन्होंने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की उनको डिस्कस किया। अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें इनका जो ऐसे है द डेथ ऑफ द ऑथर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोलैंड बार्थ्स ने चैलेंज किया है जो ट्रेडिशनल वेज हैं किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के, किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट जो होता है उसको पढ़ने के, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि हम किस तरह से उसका मीनिंग जो है वो ओरिजिनेट कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। उन्होंने उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे चैलेंज किया है। ट्रेडिशनल जो वेज थे या फिर जो ट्रेडिशनल एक जिस तरह से पहले जो राइटर्स लिखते थे उनके बायोग्राफी की बेस पर ही उनके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जाता था कि राइटर ने इस टेक्स्ट में ये लिखा होगा। बट रोलैंड बार्थ ने जो है वो अपने टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं। ट्रेडिशनल टाइम्स में ये होता था कि जो कोई भी टेक्स्ट होता था उसका जो मीनिंग है वो रिलाई करता था ऑथर की इंटेंशन पे, कि ऑथर ने किस इंटेंशन से इस टेक्स्ट को लिखा होगा, इसमें ऑथर की क्या इंटेंशन रही होगी, ऑथर की बायोग्राफिकल जो स्केच है वो क्या है, उसके थ्रू जो है वो किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जाता था। बट ये जो रोलैंड का जो ये ऐसे है ये इम्फसाइज करता है प्राइमेसी ऑफ ईच इंडिविजुअल रीडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्क, कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, रीडर जो है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैटर करती है रदर देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑथर, कि ऑथर ने इसके अंदर क्या मीनिंग इंटेंड किया है अपना। इन्होंने इसको फर्स्ट पब्लिश करवाया था अपने अमेरिकन जर्नल एस्पन ने, और इसके अंदर इन्होंने एक रीडिंग मेथड दिया है जो कि ओल्ड जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता था उसके अगेंस्ट है, और जो ये रिलाई करता है कि जो टोटली किसी भी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है वो रीडर पे डिपेंड करती है रदर देन ऑथर्स की आइडेंटिटी पे। क्योंकि इन एंशियंट टाइम यही समझा जाता था या फिर हिस्ट्री में जो ये समझा जाता था कि जो भी टेक्स्ट है उसका जो मीनिंग है वो ऑथर के लिखने पे डिपेंड करता है कि ऑथर क्या लिख रहा है, किस इंटेंशन से लिख रहा है, ऑथर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, ऑथर की हिस्ट्री क्या है, या फिर उस टाइम पे जो सोसाइटी थी जिस टाइम पे ऑथर ने इस पीस ऑफ लिटरेचर को लिखा होगा उसका क्या मीनिंग बनता है। बट रोलैंड बार्थ कहते हैं कि टू गिव अ टेक्स्ट ऑन ऑथर, कि अगर हम लोग जो टेक्स्ट है वो ऑथर को दे देंगे, मीन्स कि अगर हम कहेंगे कि ऑथर ने इस टेक्स्ट में जो लिखा है वही इस टेक्स्ट का मीनिंग है, तो हम क्या करेंगे, इट्स टू इम्पोज अ लिमिट ऑन दैट टेक्स्ट, कि हम लोग उस टेक्स्ट पे लिमिट इम्पोज कर देंगे कि इसका कोई मल्टीपल मीनिंग नहीं हो सकता, इसकी कोई इसमें डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। मीन्स कि हम उसको ऑथर तक ही उसको लिमिटेड कर देंगे, ऑथर के मीनिंग तक ही लिमिटेड कर देंगे। बट अगर हम अपने जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसमें डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं या फिर अपने टेक्स्ट को जो है वो इन डिफरेंट डायमेंशन में हम देखना चाहते हैं, तो हमें जो है वो रीडर के इंटरप्रिटेशन पे मेन फोकस करना चाहिए। फर्दर इन्होंने डिस्क्राइब इस तरह से इसको किया है अपने ऐसे में कि जो लिटरेरी वर्क होता है वो अपने क्रिएटर से टोटली डिफरेंट होता है, मीन्स कि उससे सेपरेट होता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता अपने क्रिएटर से। और जो भी
टेक्स्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं और मल्टीपल उसके मीनिंग्स होते हैं, यानी कि उसका सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता जो ऑथर दे देता है, जो क्रिएटर दे देता है, बल्कि उसके रीडर टू रीडर डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कि कोई रीडर जिस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले, जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करे, वही उसका उस टेक्स्ट का मीनिंग होता है। देन इन्होंने अपने ऐसे के अंदर एक एग्जाम्पल दी, उसमें टेक्स्ट और टेक्सटाइल्स को इन्होंने जो है आपस में कंपेयर किया और इन्होंने डिस्क्राइब किया जो टेक्स्ट होता है वो एक टिश्यू होता है, इनके एक फैब्रिक है, जो कि किसका फैब्रिक है, कोटेशंस का। मीन्स के इसके अंदर सेंटर ऑफ कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर से मिलकर एक टेक्स्ट बनता है। तो उस टेक्स्ट के अंदर मीन्स के हर डिफरेंट इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस भी होगा। जैसे कि एक कल्चर होता है, कल्चर सिर्फ एक पर्सन से नहीं बनता, डिफरेंट सोसाइटीज़ से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मिलने से, डिफरेंट पीपल के इकट्ठा होकर एक साथ काम करने से वो डिफरेंट कल्चर डेवलप होता है। इसी तरह से जो एक टेक्स्ट होता है वो सिर्फ ऑथर तक लिमिटेड नहीं होता, जिस तरह से रीडर टू रीडर जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्रिएट होता है। फर्दर ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसे के अंदर कि कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो टेक्स्ट है, कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, वो किस पे डिपेंड करता है, इम्प्रेशंस ऑफ द रीडर पे डिपेंड करता है, रदर देन द पैशंस और टेस्ट ऑफ द रीडर राइटर। फर्दर ये ऐसे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी जो टेक्स्ट है, कोई भी जो लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है, वो किस पे डिपेंड करता है, कि वो रीडर पे डिपेंड करता है कि इंप्रेशंस ऑफ द रीडर क्या है, रदर देन द पैशंस और टेस्ट ऑफ द राइटर। कि ये राइटर पे डिपेंड नहीं करते कि उसने किन इमोशंस में, किन फीलिंग्स में, उसका टेस्ट क्या था जिस टाइम पर वो लिख रहा था, उसके पैशंस क्या थे जब वो इस पीस ऑफ लिटरेचर को लिख रहा था, बल्कि ये इंप्रेशंस ऑफ द रीडर पे डिपेंड करता है कि रीडर किस अंडरस्टैंडिंग के, किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। देन वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट की यूनिटी है वो इसमें नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या है, कि टेक्स्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जो उस टाइम सोसाइटल सर्कमस्टांसिस क्या थे, वो क्या थे, या फिर जो ऑथर है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी, इन ये सब ओरिजिन नहीं है किसी भी टेक्स्ट का, बल्कि इसका जो टेक्स्ट का ओरिजिन होता है वो उसकी डेस्टिनेशन होती है या फिर ऑडियंस होती है, कि ये ऑडियंस उसको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग इसकी लेती है, ऑडियंस इसको किस तरह से इसका मीनिंग जो है वो खुद क्रिएट करती है, उस पे ये जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद इन्होंने पावर के पॉइंट को इस तरह से डिस्कस किया है कि जो ये एक पावर दी गई है ना कि ऑथर को और ऑथरशिप को, इनके कल कोई ऑथर एक बुक लिखता है, उसके मीनिंग को हम लोग जब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं तो हम जो पावर है वो ऑथर को दे देते हैं कि उसके पास एक ऑथरशिप है। बट रोनाल्ड ने जो है वो इसके अंदर एक स्क्रिप्टर का जो है वो वर्ड यूज़ किया ऑथर की बजाय, ताकि जो पावर दी गई है ऑथर को वो उसको जो है यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया जा सके, और जो एक ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी है पावर की बिटवीन द टर्म्स ऑथर एंड अथॉरिटी, इन सबको जो है आपस में इनको डिस्कनेक्ट करने के लिए इन्होंने स्क्रिप्टर का यूज़ किया है वर्ड फॉर ऑथर, कि जो पावर होती है वो ऑथर के पास नहीं होती, वो पावर जो होती है वो रीडर के पास होती है, कि रीडर किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। स्क्रिप्टर वर्ड को वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्क्रिप्टर होता है उसका काम ये होता है कि वो किसी भी वर्क को प्रोड्यूस करे, बल्कि इसका काम ये नहीं होता कि वो किसी भी वर्क को एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन करने का काम रीडर का होता है कि उसने रीड करना है, उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन्होंने जो ट्रेडिशनल जो क्रिटिकल अप्रोच थी लिटरेचर में, वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। वो कौन सी प्रॉब्लम है उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी है ऐसे के अंदर। एग्जाम्पल इस तरह से दी है कि एक उन्होंने जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन दिया है, एपिग्राफ दिया है, एपिग्राफ उन्होंने लिया है ऑनोर डे बाल्जिक की, एक उनकी स्टोरी थी सैरासन, उसको इन्होंने यूज़ किया है और उसकी जो है वो इसमें एग्जाम्पल दी है। और कहते हैं कि हाउ कैन वी डिटेक्ट प्रिसाइजली व्हाट द राइटर्स इंटेंडेड, कि उस राइटर ने क्या इंटेंड किया, हम कैसे जज कर सकते हैं। इसका आंसर यही हो सकता है कि वी कांट, क्योंकि हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते राइटर कौन से सर्कमस्टांसिस में था, किन इमोशंस में था, किन फीलिंग्स में था, क्या साइकोलॉजिकल उसकी कंडीशन थी, इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस मीन्स कि हम जो है वो उसको जज भी नहीं कर सकते कि किस तरह से उसने इस जो कोई भी टेक्स्ट है उसको लिखा होगा। फर्दर कहते हैं कि जब इसके अंदर इन्होंने स्टोरी को डिस्कस किया असैसिन को, कि करैक्टर जो है वो वुमन लाइनस को जब परसीव करता है तो हम उसको कैसे जज करेंगे कि यार बेल्जिक जो कि ऑथर है उसका, उसने उसके अंदर फेमिनिटी का आइडिया दिया है या फिर कोई यूनिवर्सल विजडम है इस वर्क के अंदर, या कोई रोमांटिक साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है,
वी कैन नेवर नो, मीन्स कि हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि हम एज अ रीडर खुद अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसी को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ऑथर की इंटेंशन को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। उसके बाद स्टीफेन मलैरम की इन्होंने एग्जाम्पल दी इसमें उनके वर्क की, और जैसे कि उन्होंने जो टर्म है इट इज़ लैंग्वेज विच स्पीक, कि जो लैंग्वेज होती है वो मीनिंग बताती है रदर देन ऑथर, कि ऑथर ने तो अपनी इंटेंशन लिख दी, जो भी लिख दिया, बट अब हमने जब उसकी लैंग्वेज को पढ़ा, उस लैंग्वेज को रीडर ने पढ़ा, रीडर ने खुद अंडरस्टैंडिंग ली, उसको अंडरस्टैंड किया। देन मार्शल की इन्होंने एग्जाम्पल दी कि जो कि कंसर्न करते हैं कि जो राइटर और उसके करेक्टर के दरमियान जो एक रिलेशन है उसको ब्लर कर दिया जाए, और जो करेक्टर और रीडर का एक रिलेशन है उसको सामने लाया जाए। बाथ्स ने इस जो डेथ ऑफ ऑथर, ये जो आइडिया इन्होंने आर्टिकुलेट किया है, ये एक रेडिकल और एक ड्रास्टिक आइडिया है। इसके अंदर अथॉरिटी और ऑथरशिप को चैलेंज किया जाता है, और अथॉरिटी और ऑथरशिप के अगेंस्ट इन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। और डेथ ऑफ द ऑथर का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हमने किसी ऑथर की जो है वो उसकी डेथ को डिस्कस करना है, हमने सिर्फ इस हवाले से डेथ ऑफ द ऑथर को डिस्कस करना है कि जो भी पीस ऑफ लिटरेचर है, कोई नॉवल है, ड्रामा है, या फिर कोई भी हम स्टोरी को भी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हम फैंटेसी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम उसको इस तरह से पढ़ें कि हमारे पास ये पीस ऑफ लिटरेचर है, हम उसकी लैंग्वेज को समझें, उसके जो उसके अंदर जो स्टोरी है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले, देन हम उसका मीनिंग खुद क्रिएट करें, कि हम ऑथर पे डिपेंड ना करें। इस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। इसको हम लोग एंटी थियोलॉजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं रोलांड बार्थ्स की, जिसके अंदर इन्होंने ट्रूली रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए हैं, जिसको वो जो कि क्रिएटर है, जो कि गॉड है, किसी भी टेक्स्ट का जो है वो उसको निगेट करते हैं। आई होप कि आपको इस ऐसे कि यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।